तो हेलो बच्चों, आज हम आ गए हैं क्लास 11th का एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्लास 11th की शुरुआत इसी चैप्टर से होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंपॉर्टेंस, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस। तो केमिस्ट्री की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जैसे मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर फील्ड में फर्टिलाइजर्स जितने बनते हैं वो सब केमिकल्स होते हैं। मैं बात करता हूँ मेडिकल फील्ड में जितनी भी दवाइयाँ होती हैं वो सब कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेट करती हैं। मैं बात करता हूँ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में, तो ज़मीन से जितने मेटल्स निकालने का प्रोसेस होता है वो केमिस्ट्री से रिलेट करता है। एंड हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें हमारी केमिस्ट्री से रिलेट होती हैं। ज़्यादातर चीज़ें, ये कपड़े पहनने रंग बिरंगे, ये सब केमिस्ट्री से रिलेट होंगे। खाने के जितने स्वाद हैं, चाउमीन का जितना भी स्वाद है वो एसिटिक एसिड की वजह से है। टमाटर का जो स्वाद है ऑक्जेलिक एसिड की वजह से है ना। टमाटो केचप का जो स्वाद है वो भी एसिड की वजह से है। तो ये सारे स्वाद जितने भी हैं वो भी हमें केमिस्ट्री ने दिए हैं। तो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ बेटा जो क्या करती हो, जगह घेरती हो, टेक स्पेस एंड हैव मास, और जिसके अंदर क्या होता हो बेटा, मास होता हो, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर क्या है? कोई भी वो चीज़ जो जगह घेरती है और जिसके अंदर मास होता है और जो हमारे 5 सेंसों के द्वारा फील करी जा सके। जैसे हवा चलती है तो हमें फील होती है, तो वो मैटर की कैटेगरी में आएगी। अब मैटर को फिजिकली हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सर सॉलिड क्या होता है? सॉलिड कोई भी ऐसी चीज जिसकी ज्योमेट्री फिक्स है, जो चेंज ना हो, वो है सॉलिड। हम कह सकते हैं जिसका क्या हो बेटा, हैव फिक्स शेप। जिसकी शेप फिक्स हो उसे हम कहते हैं सॉलिड। जिसकी शेप फिक्स हो उसे कहते हैं सॉलिड। जिसका मास फिक्स हो उसे कहते हैं सॉलिड, मास भी फिक्स होगा। लेकिन जो लिक्विड है इसकी शेप फिक्स नहीं होती। आप इसे जिस बर्तन में करते हो ना वैसी शेप ये ले लेता है। नॉट फिक्स शेप, नॉट फिक्स शेप, इसकी शेप फिक्स नहीं होती। आप जिस भी कंटेनर में इसको फिल करेंगे ये उसी में जाके उसी की शेप ले लेगा। गिलास में करोगे, प्लेट में करोगे, जिसमें करोगे वैसा ही ये रूप लेने वाला है। और ना ही क्या कह सकते हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम हमेशा फिक्स होगा। जितना वॉल्यूम होगा ना वो फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होने वाला। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स वॉल्यूम। वॉल्यूम का असली मतलब क्या है कि कोई चीज कितनी जगह घेर रही है। बच्चे क्या करते हैं, मास और वॉल्यूम को मर्ज कर देते हैं, वो मास समझते हैं। वॉल्यूम का मतलब कोई चीज कितनी जगह घेरेगी। 2 किलो गैस इतनी जगह भी घेर सकती है और इतनी भी। उसके पार्टिकल्स को जहां तक मूव करने का मौका मिलेगा वो वहां तक मूव करेंगे। परफ्यूम की छोटी सी बोतल अगर मैं इस कमरे में डाल दूं तो चारों तरफ महक हो जाती है, बाहर तक महक जाती है, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, तो वो मूव करते हैं इजीली, कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेटा क्या नहीं होता है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, ना ही कोई फिक्स शेप होती है, नॉट फिक्स शेप। इज दैट क्लियर? तो ये था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन कि फिजिकली हम देख के इसको किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ अब हम आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ कि इसका केमिकल क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे। केमिकली मैटर को 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं आपके मिक्सचर और एक होते हैं आपके प्योर सब्सटेंस। पहले हम जानेंगे मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा चीजों को किसी भी रेशियो में आप मिला देते हैं तो वो मिक्सचर कहलाते हैं। किसी भी रेशियो में, इन एनी रेशियो। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है मिक्सचर में और कंपाउंड में, एक वर्ड का डिफरेंस। क्योंकि प्योर सब्सटेंस में आप पढ़ेंगे एलिमेंट एज वेल एज कंपाउंड। तो जब मैं बात करूंगा ना कंपाउंड की तो मैं बोलूंगा इन अ फिक्स रेशियो। इसमें एलिमेंट जो कंपोनेंट है उनका रेशियो फिक्स है। लेकिन मिक्सचर के अंदर आपने ए और बी को मिलाया, इसका कुछ भी फिक्स नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अब मम्मी ने बांध के चलो कोई सब्जी बनाई, करेले की सब्जी, करेले की सब्जी बनाई मम्मी ने। तो जब वो सब्जी बनाती हैं तो क्या वो कुछ चीज तराजू वगैरह लेके बैठती है ना कि इतने मोल NaCl डालेंगे, इतने मोल हम पानी डालेंगे? नहीं, वो अंदाजे से डालती है। तो वो एक मिक्सचर तैयार कर रही होती है। खाना एक मिक्सचर है। ठीक है, अब इस मिक्सचर के अंदर क्या है, 2 कैटेगरी है, एक होमोजीनियस, होमो, और एक है हेट्रोजीनियस, हेट्रो
होमोजीनियस के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, नॉर्मल फिजिकल मेथड से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ये है होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अच्छे से नहीं मिलते, उन्हें आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं शुगर सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। आपने क्या करा, चीनी को पानी में घोला, बहुत अच्छे से घोला, वो पूरी डिसॉल्व हो गई। अब मैं कहूं चलनी से छान के देखो अलग हो रही है क्या? नहीं। कपड़े से छान के देखो अलग हो रही है क्या? नहीं। आप ये कहेंगे। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपको एक दूसरा मिक्सचर बनाने के लिए कहूं, क्या? सैंड प्लस वाटर, सैंड, रेत की बात कर रहा हूं। आप इसको कितना भी घोल लेना, वो घुलेंगे ही नहीं। ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कंपोनेंट्स आपस में बहुत अच्छे से नहीं मिलते, वो हेट्रोजीनियस कहलाता है। और जिसमें कंपोनेंट थ्रू आउट द सॉल्यूशन बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मिक्सचर, जब आप दो कंपोनेंट्स को एक साथ किसी भी रेशियो में मिलाते हैं तो वो मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर होते हैं बेटा दो तरीके के, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर दोनों कंपोनेंट कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, हेट्रोजीनियस के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? सही है। अब हम बात करते हैं आगे, मिक्सचर पोर्शन खत्म। अब हम बात करते हैं एलिमेंट क्या है सर, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट क्या है? एलिमेंट का मतलब होता है जिसे आप और ज्यादा ना तोड़ सकें। सिंपलेस्ट फॉर्म है ये मैटर की। मैंने लिख दिया H। अब हाइड्रोजन को तोड़ के आप क्या बनाएंगे? आप कुछ नहीं बना सकते, हाइड्रोजन ही रहने वाला है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं H2O, तो इसको तोड़ा जा सकता है, H2 अलग O अलग, यानी कि ये एलिमेंट नहीं है, ये हाइड्रोजन ही रहेगा, चाहे मैं H लिखूं या H2 लिखूं, ये हाइड्रोजन ही है। सिमिलर टाइप के एटम से बनी कोई चीज एलिमेंट कहलाती है। जबकि कंपाउंड के अंदर क्या होता है, कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं। लाइक H2 और O2 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? H2O। तो H2O इज अ कंपाउंड। जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिल जाए वो कंपाउंड है। और सबसे बढ़िया तरीका, पीरियोडिक टेबल में जो चीज तुम्हें दिखाई देती है वो एलिमेंट है, जो पीरियोडिक टेबल में नहीं है वो कंपाउंड है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये आपकी कैटेगरी हो गई एलिमेंट और कंपाउंड की। ठीक है, बोलो क्लियर है या नहीं? बताइए। ये आपकी कंपाउंड की क्या हो गई बेटा? बोलो, कैटेगरी हो गई। इज दैट क्लियर? ये है एलिमेंट और ये है कंपाउंड। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं फिजिकल प्रॉपर्टी की, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप कंपोजिशन चेंज ना करें। जैसे इस मार्कर की मैं पूछूं कलर क्या है, तो मुझे इसे किसी रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूं व्हाइट कलर, यानी कलर। स्मेल क्या है? ऑर्डर भी कहते हैं इसको, वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। स्मेल हुआ, कलर हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। और दूसरा क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है भैया? जिनके लिए आपको एक लेबोरेटरी की जरूरत हो। जैसे रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन, कंबशन यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, जलाना किसी चीज को, उसमें कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। जिस चीज की आप पढ़ रहे हो ना प्रॉपर्टी, उसका कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि तुम रिएक्ट करोगे तो नया प्रोडक्ट बनेगा। अब वो नहीं रहने वाला। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी में वो चीज वही रहती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने कवर करा है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं अब बहुत जल्दी से बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं, ड्राइव यूनिट क्या होती हैं। गेट रेडी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे बेसिक क्वांटिटी और उसकी एसआई यूनिट्स की। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज बेसिक क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी क्या होती है? ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन टॉपिक है। बेसिक क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे। जैसे मैं आपसे बात करूं लेंथ नापनी है आपको किसी चीज की, मैं कहूं इस मार्कर की लेंथ नापो, तो इसमें तुम्हें किसी और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। तुम कहोगे लाओ मीटर, ना किसी फॉर्मूले की जरूरत है। लाओ सर मीटर लाओ, स्केल लाओ, अभी नाप के बताते हैं कितना है। तो ये कहलाती है बेसिक, ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं कहूं एरिया, तो एरिया बेसिक यूनिट नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करेगी L इंटू बी। दो चीजों पर डिपेंड करेगी, लेंथ पे और ब्रीथ पे, दोनों पे डिपेंड करने वाली है। तो इसका एक फॉर्मूला है। बेसिक
क्वांटिटी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसे तो सीधा उसके इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है। ऐसा यूनिट क्या होती है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो देश विदेश हर जगह चलती हो। क्योंकि मास नापने के लिए अगर आप किलोग्राम यूज करते हैं तो हो सकता है चाइना में कुछ और यूज होता हो, यांग टेंग चैंग चैंग ऐसा कुछ, ठीक है ना, ब्रिटेन में कुछ और यूज होता हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? हाँ, तो ऐसे ही अगर हमें कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है या इंपोर्ट करनी है तो वहां यूनिट कुछ और है, हमारे यहां कुछ और है। कहते हैं ना, जब हम गेहूं वगैरह खरीदने जाते हैं मंडी में, क्या मन में लाते हैं, मन का मतलब होता है 40 kg, घर पे मालूम करना, एक मन में 40 किलो होते हैं। यहां मन होता है, अब अमेरिका में मन नहीं होता है, तो कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे इंपोर्ट करें? तो एक कॉमन यूनिट बना दी सारी कंट्रीज ने कि भैया लेंथ संबंधित अगर कोई भी चीज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हो तो वो करोगे मीटर में, मास संबंधित कर रहे हो तो किलोग्राम में, टाइम संबंधित कर रहे हो तो सेकंड में। इस तरीके से है। इज दैट क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आई बात? तो यही मैं पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं और उनकी ऐसा यूनिट उनके सामने लिखी हुई है। कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपसे जरूर टकराएगा। लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो आप बताएंगे मीटर। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है? बच्चा बोलेगा डिग्री सेल्सियस और बच्चे का नंबर काट लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? इसकी ऐसा यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं होती, इसकी ऐसा यूनिट होती है केल्विन। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट होती है मोल। और बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है कैंडला। पहले ये समझो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है क्या। 2 लाइट, 2 बल्ब मैं आपके सामने जला दूं, कौन सा तेज जल रहा है, कौन सा धीमे जल रहा है, कैसे तोलोगे? वजन करके तोलोगे, मीटर से नापोगे उसकी रोशनी। कैसे नापोगे? कैंडला, ये उसकी यूनिट है, रोशनी को नापने की यूनिट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है ज्योतीय तीव्रता, कौन सी चीज ज्यादा तेज जल रही है, किसमें ब्राइटनेस ज्यादा है, ये है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसकी यूनिट होती है बेटा कैंडला। ये सातों की सातों अपनी कॉपी पर लिखो, स्क्रीनशॉट लो और इन्हें याद करो। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम पढ़ेंगे बेटा अगला टॉपिक जो है मास एंड वेट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसमें आपको माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक पढ़ना होता है। आपको एटम का साइज भी पता होना चाहिए और अर्थ की रेडियस भी पता होनी चाहिए। तो छोटी छोटी यूनिट से लेकर बड़ी बड़ी यूनिट तक आपको पता होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो मैं सारी यूनिट आपको लिखवा रहा हूं। एक फेमटोमीटर कह दो, फेमटो कह दो या फर्मी कह दो, फर्मी मीटर। इसमें होते हैं 10⁻⁻15 मीटर, METER। एक फर्मी मीटर में 10⁻⁻15 होते हैं। इज दैट क्लियर? इससे और कम क्या है बेटा? एक पिकोमीटर, पिको METER, ए पिकोमीटर में होते हैं 10⁻12 मीटर। इज दैट क्लियर? चलिए, एक एंगस्ट्रम, इसमें होते हैं 10⁻10 मीटर। एक नैनोमीटर, बच्चे बताएंगे इसे कितने होते हैं इसमें? ठीक, 10⁻⁻9 मीटर। मैं ही बता देता हूं, रो क्यों रहे हो, चुप हो जाओ। 10⁻⁹ मीटर। इज दैट क्लियर? एक क्या? माइक्रोमीटर। माइक्रो का देखो सिंबल होता है ऐसे, म्यू। ये होते हैं 10⁻6 मीटर। बेटा ये छोटी यूनिट है सारी की सारी, इन्हें बहुत अच्छे से लिखो और याद करो, इन पे अक्सर सवाल बनता है। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं बड़ी यूनिट्स। बड़ी यूनिट पढ़ेंगे बेटा हम, ठीक है ना? बड़ी यूनिट पढ़ेंगे, मिटा दो इसे, गुड। बड़ी यूनिटों में क्या क्या इसे पता है? आ आता है, आ वर्ड आता है। इज दैट क्लियर? जैसे एक मेगा, गीगा, तेरा, सही है, पेटा, ये सारे वर्ड्स आने वाले हैं। इज दैट क्लियर? बोलो जल्दी। ठीक है, लिखते हैं भैया। एक मेगा, 1 मेगा मीटर
METER, इसमें होते हैं 10 की पावर कितनी होती है बताओ मेगा में? 6। कितनी होती है? 6। एक मेगा में कितनी होंगी? 10 की पावर 6 मीटर। सही लिख रहा हूं बेटा कि गलत लिख रहा हूं? सही लिख रहा हूं? ठीक है, 10 की पावर 6। एक गीगा, बच्चे बोलते हैं जीजा, अबे जीजा नहीं है भैया, एक गीगा 10 की पावर 9 मीटर। एक टेरा 10 की पावर 12 मीटर, 12। तो ये बड़ी यूनिट्स हैं जो तुम्हें याद करनी है। कर लोगे? बोलो क्लियर है? इसको आप इजीली याद कर सकते हैं कि कितना होगा बताओ? क्लियर है? एक टेरा में कितने? 10 की पावर 12 मीटर। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे का बताऊंगा। ठीक है, एक होता पेटा, एक पेटा PETA, पेटा 10 की पावर 15 मीटर। एक होता है एक एक्सा, हालांकि इतने पूछे नहीं जाते, मैं लिखवा रहा हूं 10 की पावर 18 मीटर। शॉर्ट में लिख रहा हूं MTR, कंफ्यूज मत होना। ठीक है बेटा, तो ये हो गई आपकी यूनिट्स। इज दैट क्लियर? रफ कर दूं? गुड। चलिए भैया, अब मैं एक सवाल इस पे लगवाऊंगा तुम्हें और तुम लगाओगे। मैं पूछता हूं, क्वेश्चन है, लिखो मेरे साथ, हाउ मेनी माइक्रोमीटर इन 1 पिकोमीटर, कि 1 पिकोमीटर में कितने माइक्रोमीटर होंगे? करो इसे फटाफट। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? नहीं करोगे? रोने लगते हो, नालायक हो। चलो मैं करता हूं। सबसे पहले लिखोगे 1 पिको मीटर में होते हैं 10 की पावर -12 मीटर। होते हैं या नहीं? होते हैं। फिर दूसरा रिलेशन भी लिख लो जिसमें पूछा गया माइक्रो, 1 माइक्रोमीटर में होते हैं 10 की पावर -6 मीटर। अब एक काम करो, 1 पिको में 12 है ना, क्या मैं 2 जगह लिख सकता हूं ऐसे? 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 मीटर, अलग अलग। 12 है ना, 12 है तो -6 अलग, -6 है। अब बताओ इतने की वैल्यू क्या? 1 माइक्रोमीटर, यानी कि मैं इसकी जगह सीधा लिख दूंगा माइक्रोमीटर। हो गया सवाल? कितना सा है बताओ? 1 पिकोमीटर में हो गए 10 की पावर -6 माइक्रोमीटर। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, रफ करते हैं और आगे चलते हैं जल्दी से। अब हम बात करते हैं मास एंड वेट की। 2 क्वांटिटी होती है, एक होती है मास और एक होती है वेट, WEIGHT, वेट, और एक है मास। पहली बात तो मास को डिनोट करते हैं M से और इसको W से। पहली बात, मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम और इसकी क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन का मतलब सर, न्यूटन का मतलब हो गया ये एक फोर्स है, दिस इज अ फोर्स। ये खाली M है, वो है mg, स्मॉल g की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी m में, यानी कि ये डिपेंड करेगा स्मॉल g पर। अगर स्मॉल g यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहीं चेंज हो रहा है तो वहां आपका वेट भी चेंज हो जाएगा। अगर कहीं पे g की वैल्यू 0 है तो वहां आपका वेट भी 0 हो जाएगा, लेकिन आपका मास 0 नहीं होगा। आप जो हैं वो तो रहेंगे ना, जितना भैया मामला आपके अंदर है वो तो रहेगा, हड्डी पसली जो भी है वो वहीं रहने वाला। मास नाइदर बी चेंज, ये चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट कैन बी चेंज बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ, बताइए, स्मॉल g 0, वेट 0। इज दैट क्लियर? समझ में आया? आगे चलते हैं। इसकी यूनिट याद रखना, इसकी किलोग्राम है, इसकी न्यूटन है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब हम पढ़ते हैं डेंसिटी के बारे में। सर डेंसिटी क्या होता है? सुना बहुत था लेकिन समझ में कभी नहीं आया। डेंसिटी क्या है? मैं लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा आपको देता हूं, लोहे का भी इतना ही बड़ा टुकड़ा देता हूं। दिस वन इज द आयरन और ये है वुड। दोनों में से किसमें वजन बराबर दिखेगा? साइज बराबर है। तुम कहोगे सर आयरन में ज्यादा है, क्यों? पता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें कम है, इसमें ज्यादा है एटम्स उतनी जगह में। यानी डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम, कि उतने ही वॉल्यूम में कितना मास आ गया, वो कहलाती है आपकी डेंसिटी। तो इस हिसाब से डेंसिटी की जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी भाई? मास की क्या होती है अभी बताया, किलोग्राम, और वॉल्यूम की क्या होती है बोलो? मीटर की पावर 3, क्योंकि वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो मीटर तो हो गया ना मीटर की पावर 3, ऐसा आ गया। तो ये हो गई डेंसिटी की यूनिट हो गई बेटा किलोग्राम मीटर की -3। डायमेंशन में बना सकते हैं आप इससे।
आगे चलें और एक नया टॉपिक, ठीक है, और सीखेंगे आज हम। ये तो आपने कर लिया होगा मे बी नोट, टेम्परेचर के बारे में। व्हाट इज टेम्परेचर? अच्छा, कोई बच्चा बताएगा टेम्परेचर और हीट में अंतर क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? किसी को पता है हीट और टेम्परेचर में अंतर क्या है? हीट है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी और टेम्परेचर क्या है? स्केल है, कोई चीज गर्मी है या ठंडी है, ये खाली एक स्केल है। हीट एनर्जी एक फॉर्म है जो ट्रांसफर होती है। हाँ, टेम्परेचर अगर ट्रांसफर हो रहा है तो हीट अगर ट्रांसफर हो रही है तो टेम्परेचर भी वेरी करेगा, लेकिन वो खाली एक स्केल है, गर्मपन और ठंडापन बताना किसी चीज का। तो टेम्परेचर के 3 स्केल है मेनली, एक सेल्सियस, एक केल्विन और एक फ़ारेनहाइट, जिसमें से केल्विन जो है ना, ये ऐसा ही है, इसका ऐसा यूनिट है केल्विन। अब इनमें चेंज पूछा जाता है कि केल्विन में टेम्परेचर दे देगा, सेल्सियस में पूछेगा, सेल्सियस में दे देगा, फ़ारेनहाइट में पूछेगा, इनको इंटरचेंज कराता है। तो 2 फॉर्मूले मैं आपके सामने लिख रहा हूं जो आपको याद रखने हैं। क्या लिखने हैं बेटा बताओ? कि केल्विन का फॉर्मूला होता है सेल्सियस के साथ 273, ज्यादा एक्यूरेट लिखूं तो 0.15 और लगा दो, के बराबर C + 273.15, इतना। सी दे देगा, के निकलवा लेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कह दिया कि अगर सेल्सियस में 30 डिग्री है तो केल्विन में बताओ, तो केल्विन में लगा दो भैया, 30 रख दो यहां, कितना आ जाएगा बताओ? 303। खत्म हो गया, सिंपल है, कर लोगे? ठीक है। अब एक रिलेशन है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, ये कई बार पूछा गया है। ये क्या है कि F बराबर होता है 9/5 C + 32, ये फॉर्मूला 9/5 C + 32। इस पे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। सही है, कैसे देखते हैं। एक सवाल पूछ लिया, एट व्हाट टेम्परेचर F एंड C स्केल आर इक्वल। मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, लिखें एट व्हाट टेम्परेचर C एंड F स्केल आर इक्वल, कि किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल बराबर होते हैं। जब ये बराबर कह रहा है तो पहले तो फॉर्मूला ही लिख लो। फॉर्मूला क्या होगा बेटा बताओ? मैंने बताया था आपको, F बराबर होता है 9/5 C + जब इन्हें दोनों स्केल बराबर दे दिए तो कॉमन सेंस की बात है, क्या दोनों जगह सेम वैल्यू रख सकता हूं? भाई यहां भी x रखे दे रहा हूं और वहां भी x रखे दे रहा हूं, रख सकता हूं ना। अब मैं क्या करता हूं, इस x को उधर ले जा रहा हूं, -32 इधर ले आ रहा हूं, 32 को उधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 9/5 x माइनस के x हो जाएगा, अपन में मान लो 1। सॉल्यूशन कितना बनेगा इसका बताओ जरा? एलसीएम लोगे तो ऐसे ले लोगे। आगे चलते हैं, कितना बना? -32, ऊपर हो गया क्या? 4x और अपॉन में क्या? 5 क्यों? इधर मल्टीप्लाई, ऐसे लिख दो, ×5 और अपॉन में आ गया 4x, 8 माइनस के 40, x की वैल्यू आ गई -40, कि -40 वो टेम्परेचर होता है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? इन दोनों पे इक्वल हो जाते हैं। सही है। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं ऐसे क्वेश्चन लगवाता रहूंगा। आज हम यहीं तक रखते हैं इस क्लास को, और इस क्लास को आप रिवाइज करेंगे, अच्छे से देखेंगे, तभी आपको आगे की क्लासेस समझ में आएंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।